नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां आईएएस पूजा सिंघल ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और वहां उनसे अब ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ईडी दफ्तर में पूजा सिंघल पहुंच चुकी हैं और ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को समन भेजा था, जिसके बाद आज उन्हें 11 बजे पहुंचने के लिए कहा गया था और आज ईडी दफ्तर जब पूजा सिंघल पहुंची तो उनके साथ उनके पति अभिषेक भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि उनके पति अभिषेक झा से कल पूछताछ की गई थी और घंटों ये पूछताछ का सिलसिला चला था। आज आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ की जा रही है और ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीर है। पूजा सिंघल के आवास की तस्वीर, जब वो अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए निकल रही थी और उसके बाद वो अभी ईडी दफ्तर पहुंची हैं, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। बहुत कुछ जो है ईडी दफ्तर को इस मामले में जानना है, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि वो जो पैसे उनके अकाउंटेंट के घर से बरामद किए गए हैं वो किसके थे। इसके अलावा कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उनके जवाब आज पूजा सिंघल को देने होंगे। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 10:40 पर पूजा सिंघल अपने आवास से निकली थी। ये पहली तस्वीर हम आपको उनके घर के बाहर की दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर 11 बजे जब वो ईडी दफ्तर पहुंच गई। पूजा सिंघल की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं। ईडी दफ्तर पहुंची पूजा सिंघल, उनके साथ उनके पति अभिषेक झा भी मौजूद हैं और यहां पर अब उनसे पूछताछ की जाएगी। बहुत कुछ ईडी को पूछना भी है। आपको बता दें कि इससे पहले पूजा सिंघल के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सुमन, उन्हें रिमांड पर लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। इसके अलावा पूजा सिंघल के जो पति हैं अभिषेक झा, उनसे 2 दिनों तक पूछताछ चली, लेकिन जो जवाब मिल रहे हैं ईडी को, ईडी के अधिकारियों को, उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे और आज आईएएस पूजा सिंघल से सीधे सवालात होंगे। बहुत कुछ इसमें जो है राज की तरह है, जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है, क्योंकि पूजा सिंघल जिस पर ईडी का शिकंजा कसा है, जिसमें मनरेगा घोटाले को लेकर एक बड़ा आरोप लगा है, उसको लेकर जानकारी जो है वो जुटानी है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, अभी फिलहाल क्या कुछ वहां चल पा रहा है, ताजा अपडेट बताइए। क्या पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है? बता दें कि फिलहाल पूजा सिंघल अपने पति अभिषेक झा के साथ यहाँ पर पहुंची हुई हैं। ईडी दफ्तर यही जोनल ऑफिस है जिसके अंदर पूजा सिंघल और उनके पति अभी फिलहाल मौजूद हैं। बता दें कि अभिषेक से कल देर रात तक यहाँ पर पूछताछ का दौर जारी रहा। परसों भी उनसे पूछताछ हुई थी। वहीं उनके सीए जो सुमन कुमार सिंह हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ हुई है। फिलहाल थोड़ी देर में अब पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद उनसे जो सवाल किए जाएंगे उसके जवाब किस तरह से पूजा सिंघल दे पाती हैं, ये बहुत अहम होगा, क्योंकि उनके जवाबों से ईडी के अधिकारी कितने संतुष्ट होते हैं ये अहम है। क्योंकि लगातार 2 दिनों से जो उनके पति अभिषेक झा से पूछताछ हो रही है, उनके जवाबों से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं और यही वजह है कि अब पूजा सिंघल को भी ईडी के दहलीज पर आना पड़ा है। बताइए कि आज उनके पति भी उनके साथ मौजूद हैं, तो क्या ये भी हो सकता है कि दोनों से ही पूछताछ की जाए? जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि लगातार अभी तक जो जवाब अभिषेक झा की तरफ से मिले हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें असहज कर रहे थे। जो सवाल थे वो उन सवालों में वो सहज नहीं आ रहे थे और यही वजह है कि उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और जब आज वो भी पहुंचे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि पूछताछ का सिलसिला उनसे भी जारी रहेगा। फिलहाल सभी को अलग अलग कमरों में रखा जा रहा है, ये जानकारी हमारे सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो बात की जाए तो उसके बाद जैसे जैसे पूछताछ का दौर आगे बढ़ेगा, सबको एक साथ लेकर पूछताछ की जाएगी। सीए सुमन कुमार से भी लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। 5 दिनों के रिमांड पर हैं, तो अलग अलग कमरों में फिलहाल अब तक पूछताछ की जा रही थी। आज पूजा सिंघल से पूछताछ के बाद हो सकता है कि सभी को एक साथ रख के पूछताछ की जाए और जो जवाब है उन्हें टैली किया जाए।
क्योंकि जवाब में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं। यही वजह है कि ईडी अधिकारी इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं और यही कारण है कि लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो लंबी खिंचती जा रही है। देखना होगा कि इसमें अब क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि जवाब जो है वो काफी सधे हुए होने रहे हैं कि उनके पति से 2 दिनों तक पूछताछ हुई, तो जाहिर सी बात है कि आज पूजा सिंघल से भी घंटों पूछताछ का दौर जो है वो चलेगा। लेकिन इसके बाद क्या, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जवाब से संतुष्ट नहीं दिख रही ईडी की टीम, तो इसके आगे की कानूनी अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो क्या हो सकता है? जैसे उनके सीए को रिमांड पर लिया गया, गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, तो क्या आगे इस प्रक्रिया में पूजा सिंघल और उनके पति भी आ सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, जो जानकारी है उसके अनुसार अगर इन जवाबों से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं या उनके पास कोई ऐसे अहम दस्तावेज हैं जिसके आधार पर अभिषेक झा की गिरफ्तारी हो सकती है, तो पहले उन्हें जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अब तक जो जानकारी है, अभी तक अभिषेक झा की गिरफ्तारी की कोई बात जो है वो बाहर नहीं आ पा रही है और न ही कुछ इस सिलसिले में कुछ बताया जा रहा है। लेकिन अगर कहा जाए तो इनके जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं दिखती है और ईडी के पास एविडेंस होते हैं कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो जरूर ईडी के अधिकारी गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि जो जानकारी है उसके अनुसार कई अहम जानकारियां जो हैं वो ईडी के पास हैं और यही वजह है कि इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। लगातार जो है वो जो मनरेगा घोटाले से जुड़ी हुई बातें हैं उसके आधार पर तो पूछताछ की ही जा रही है। उसके आगे भी कई एविडेंस जो है वो खदान से रिलेटेड मामलों को लेकर भी मिले हैं, तो कहीं ना कहीं अब जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है और लगातार इन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। पल्स हॉस्पिटल जिसकी बात हम कर रहे हैं, पल्स हॉस्पिटल जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अभी केंद्र सेंटर बना हुआ है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि वहीं से ये मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला जो है वो डील हुआ करता था, चलता था। बात तो यहाँ तक सामने आई थी कि उसे सील भी किया जाएगा। क्या इसको लेकर कुछ जानकारी, आगे डेवलपमेंट क्या हो पा रहा है ओम प्रकाश? जी, जो जानकारी मिली थी कि ईडी के जो अनुसार जो जानकारी दी गई थी उसमें जो पल्स अस्पताल में किसी भी नए पेशेंट को एडमिट न करने की बात कही गई थी, लेकिन उसका अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो देखना होगा कि पल्स अस्पताल जो कि जिस तरह से ये मरीजों के लिए भी है, तो थोड़ा सा ये एक कॉम्प्लिकेटेड अभी रहेगा ईडी के लिए, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से उसका निर्माण हुआ है, जिस तरह के इक्विपमेंट उसमें लगे हैं और जो खर्च का ब्यौरा बताया जा रहा है उसमें डिफरेंसेस हैं और यही वजह है कि आज भवन निर्माण से जुड़े लोग भी यहाँ पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लाउड स्पीकर को लेकर अब विवाद जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उसको लेकर एक के बाद एक कई सारे बयान सामने आ रहे हैं और इसी क्रम में अब जेडीयू की सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अजान तो पाकिस्तान में होता है और अजान पाकिस्तान में ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ तो हनुमान चालीसा होगा और हनुमान चालीसा का विरोध करने वाले मिट जाएंगे। ये हनुमान का देश है, अजान पाकिस्तान में, पाकिस्तान में अजान होता है, कोई रोकने नहीं जाता। ये हनुमान का देश है, यहाँ हनुमान चालीसा होगा, इसलिए यहाँ हनुमान पर बैंड लगाने वाले मिट जाएंगे, जल करके राख हो जाएंगे। जैसे लंका जल करके राख हो गई, उस तरह से हनुमान पर रोक लगाने वाले जल करके राख हो जाएंगे। और हनुमान चालीसा सदियों से होता आया है और हनुमान चालीसा होते रहेगा। अजान जो लाउड स्पीकर पर होता है उसे बंद होना चाहिए या होते रहना चाहिए? अजान पाकिस्तान में होना चाहिए, तो बता ही दिए आप, जो मिलाइए अजान पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा। तो सुना आपने, हमने आपको उनका बयान भी सुनाया। अजय सिंह ये जेडीयू सांसद कविता सिंह के पति हैं, यहाँ एक कार्यक्रम में आए थे जहां उनसे सवालात पूछे गए। लाउड स्पीकर को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अजान है वो पाकिस्तान में होता है और वहीं पर होना चाहिए। हमारा जो देश है यहाँ पर हनुमान चालीसा होता है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा ही होना चाहिए। एक बार फिर से आप सुनिए उनके बयान को। चाहिए ये हनुमान का देश है, अजान पाकिस्तान में, पाकिस्तान में अजान होता है, कोई रोकने नहीं जाता।
ये हनुमान का देश है, यहाँ हनुमान चालीसा होगा, इसलिए यहाँ हनुमान पर बैंड लगाने वाले मिट जाएंगे, जल करके राख हो जाएंगे। जैसे लंका जल करके राख हो गई, उस तरह से हनुमान पर रोक लगाने वाले जल करके राख हो जाएंगे। और हनुमान चालीसा सदियों से होता आया है और हनुमान चालीसा होते रहेगा। अजान जो लाउड स्पीकर पर होता है उसे बंद होना चाहिए या होते रहना चाहिए? अजान पाकिस्तान में होना चाहिए, तो बता ही दिया आप, जो मिलाइए अजान पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। और हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपने बयान सुन लिया होगा। आप देखिए, इस तरीके से अब लाउड स्पीकर को लेकर ये विवादित बयान दिया जा रहा है, किस तरीके से आप खास तौर पर इस बयान को देखते हैं? बयान दिए वो जाने, लेकिन इस देश के अंदर संविधान है और देश के संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी धार्मिक मान्यताओं का। कोई मोहम्मद बोध भी पढ़ेगा, कोई रामायण भी पढ़ेगा, कोई शैव संप्रदाय में भी होगा, कोई वैष्णव संप्रदाय में भी होगा, कोई सिया भी होगा, कोई सुन्नी भी होगा। ये तो अलग अलग परंपराओं का देश है, संविधान इजाजत देता है। किसी के पैरवी से कोई नहीं हनुमान चालीसा पढ़ता है या किसी के कहने से कोई अजान नहीं करता है, बल्कि अंतर मन से करता है हुआ। और इसकी विभिन्न विधाएं हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का ये तरीका है, वो बयान दिए वो जाने। लेकिन हम तो इस संविधान में हम लोगों ने यही समझा है अब तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अब बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल जुड़े हुए हैं, उनका भी रिएक्शन इस मामले पर ले लेते हैं, क्योंकि वो भी अक्सर ऐसे बयानों पर बोलते आए हैं। हरिभूषण जी, आपने इनका बयान सुना होगा, जिसमें कह रहे हैं कि जो अजान है वो पाकिस्तान में होता है, इसलिए उसे वहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा होना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं आप इस बयान को? पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? निश्चित रूप से हनुमान चालीसा में बल बुद्धि विद्या की मांग की जाती है, शरीर के और मन के कलेश विकार को दूर करने की बात की जाती है। लेकिन अजान में सस्ता का भाव प्रदर्शित किया जाता है और दूसरे जो भी पूजा पद्धति में विश्वास रखते हैं उनको नीचा दिखाया जाता है। 5 बार अजान देना कि केवल अल्लाह ही पूजनीय है, इसके सिवा कोई पूजनीय नहीं है। तो कोई कबीर साहब की पूजा करता है, कोई कृष्ण भगवान की पूजा करता है, कोई दुर्गा जी की पूजा करता है, उसको नीचे दिखाया जाता है। लेकिन हनुमान चालीसा में ऐसा नहीं होता है। हनुमान चालीसा में संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात की जाती है। सनातन संस्कृति में लेकिन हरिभूषण जी, ये तो मानेंगे ना कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, तो अगर पूजा करते हैं तो उसे क्या ही दिक्कत है? दिक्कत अजान से है या दिक्कत लाउड स्पीकर से है? साथ में रहते, मैं वही पूछ रही हूँ, दिक्कत अजान से है या दिक्कत लाउड स्पीकर से है? ये कह रहे हैं कि अजान पाकिस्तान में होना चाहिए, हिंदुस्तान में होना ही नहीं चाहिए। निश्चित रूप से जब भारत पाकिस्तान का विभाजन धर्म के नाम पर हो गया, और माननीय अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि यहाँ आप देख लीजिए, कहा जाता है कि सबके लिए एक कानून है, कहाँ चलने दे रहा है बुलडोजर शाहीन बाग में, कहाँ कल कोर्ट के कमिश्नर को ढुकने दिया गया ज्ञान वापी मस्जिद में। ये लोग दूसरा पाकिस्तान जगह जगह बना रहे हैं। अगर समय रहते हम लोग नहीं चेते तो भारत में बहुत बड़ी विपत्तियां आने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ अभी बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल थे, जिन्होंने कहा कि अब यहाँ पर जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं उस पर आगे रिएक्शन लेना पड़ेगा। बढ़ते आगे, और इसी बीच बड़ी खबर आपको धनबाद से बता दें, यहाँ चाल धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, चाल धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ मजदूर जो है वो पहले से काम कर रहे थे और अचानक से चाल धंस गया, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। निरसा के नीम तल्ला में चाल धंसी है, 3 मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। बंगाल के वीरभूम के मजदूर बताए जा रहे हैं। सोमवार 3 बजे की घटना है और पुलिस घटना से इनकार कर रही है। घटना के बाद शव को लेकर
उसके साथ ही मजदूर जो है वहां से भाग गए। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, यहाँ चाल धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। सोमवार 3 बजे ये घटना घटी जिसमें चाल धंसा 3 मजदूरों की मौत हो गई। 3 मजदूर इसमें घायल हो गए, लेकिन इस पूरे घटना से प्रशासन, पुलिस की टीम जो है वो इनकार कर रही है। उनका कहना, वो इसको मान ही नहीं रहे कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी है। जबकि हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये वहीं की तस्वीर थी। निरसा थाना क्षेत्र के नीम तल्ला में चाल जो है वो धंस गई और वहीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। संजय, सबसे पहले तो इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट बताइए, क्या पुलिस की तरफ से अब कहा जा रहा है? पहले तो घटना से इनकार किया जा रहा था, अब क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल तो जो एक मौत की वो पुष्टि पुलिस कर रही है। उनका कहना है कि कल घटना जो हुई है तो उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन वहां जो जानकारी मिल रही है कि घटना जब हुई थी उस समय 3 लोगों की मौत की बात कही जा रही थी। लेकिन जब वहां पर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी रात को मुआयना किए उस जगह पर, तो उनका साफ कहना है कि यहाँ पर 3 मौतें नहीं, कई मौतें हुई है। अब जो स्थिति है कि मौत का जो आंकड़ा है, इसको लेकर पुलिस, नेता और जो कारोबारी, उनके तरफ से अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन जो चाल धंसी है यह बात सच है और अब पुलिस जो है और साथ ही साथ जिला प्रशासन उस जगह पर अब जांच करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल जो है वहां पर अवैध कोयला का जो खनन है वह जिस तरह से पहले चल रही थी वह अब भी चल रही है। इससे न मजदूरों को कोई फर्क पड़ रहा है, न ही जिला प्रशासन को। अवैध कोयला का कारोबार निरसा क्षेत्र में पूरी तरीके से हावी है और यही कारण है कि पूर्व विधायक जब बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि निरसा क्षेत्र के जो भी क्षेत्र है, चाहे डुमरी जोड़ हो, कापासारा हो, दहीबाड़ी हो या गोपीनाथपुर हो, इन सभी जगहों पर कोयले के अवैध जो खनन है। संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब खबर झारखंड से। आपको बता दें कि अब यहाँ पर चक्रवाती तूफान आसानी का असर जो है वो खास तौर पर झारखंड में देखने को मिल रहा है और जिसके मुताबिक ये अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि अब झारखंड में कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है। काले बादल छाए रहेंगे, बारिश होगी। झारखंड में 15 मई तक बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 12 से लेकर 14 मई तक राज्य के कई हिस्से में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे, छिटपुट बारिश भी हो सकती है। खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान का असर साफ तौर पर झारखंड में ही देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम विज्ञान के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में बादल छाए रहेंगे पूरे प्रदेश में और बारिश भी हो सकती है। कहीं न कहीं इसका असर साफ तौर पर बंगाल में जो चक्रवाती तूफान आसानी जिसे कहा जाता है उसका असर झारखंड प्रदेश में देखा जा सकता है। लगातार पिछले कई दिनों से जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर के तापमान में अचानक यहाँ गिरावट हुई है। अभी जो तापमान में रिकॉर्ड किया गया है, अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब देखना यह है कि आगामी 2 से 4 दिनों में जिसका असर यहाँ पड़ेगा वह निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो लू का प्रकोप था उसका प्रभाव जरूर कम होगा। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और कटिहार से आपको बड़ी खबर बता दें, यहां पर पुलिस की टीम ने लूट कांड का 36 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि कटिहार के नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा महज 36 घंटे के अंदर पुलिस ने कर दिया है और इसके साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस की बहुत ही मदद की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि लूटकांड के एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कटिहार में जो लूटकांड हुई थी। देखिए, रामपारा चौक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी तस्वीर जो है जिसमें 2 आरोपी अभी पुलिस के गिरफ्त में हैं। 36 घंटे में ये गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है और फिलहाल एक की तलाश अभी भी जारी है। 36 घंटे के अंदर इसमें शामिल 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया और उस लूट में से 7150 रुपया की बरामदगी भी की गई है जो लूटे गए रुपये थे और टोटो चालक की भी पहचान हो गई है और उसको भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
और इसी बीच पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर शराब पीने के मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है और पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट करते हुए अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर शराब उनके पास कहां से आई। और जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि इसमें बैंक मैनेजर समेत 7 लोग शामिल हैं। बैंक मैनेजर भी इसमें शामिल है। 7 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। नगर निगम का ठेकेदार भी गिरफ्तार हुआ है। पत्रकार नगर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार किया। सभी लोग नशे में थे जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शराब पीने के आरोप में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें बैंक मैनेजर समेत नगर निगम का ठेकेदार गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा 5 और लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पत्रकार नगर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। देखिए, तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी शराब का सप्लाई जो है वो खास तौर पर राजधानी पटना में भी हो रहा है। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग की टीम लगातार इसको लेकर कार्रवाई कर रही है। वैसे ठिकानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर वैसे शराब बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शराब जो है लोगों तक पहुंच रही है और अब शराब पीते हुए लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। 7 लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक बैंक मैनेजर और एक नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो हैं। इसके अलावा और जो 5 लोग हैं वो कौन है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, नगर निगम के अधिकारी नहीं, नगर निगम के ये ठेकेदार हैं और एक बैंक के मैनेजर हैं और सभी जो पकड़े लोग हैं, जो पकड़े गए हैं, ये सभी हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि जिस पटना में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए लगातार इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है, मद्य निषेध विभाग हो या पुलिस महकमा हो, वह लगातार कार्रवाई कर रहा है, लगातार अरेस्टिंग हो रही है। और हाई प्रोफाइल सोसाइटी, ये प्रबुद्ध वर्ग है और इस वर्ग से आने वाले लोग लगातार शराब का सेवन कर रहे हैं। बैंक के मैनेजर हैं, जाहिर सी बात है वो समझते होंगे कि बिहार में शराबबंदी कानून किस कदर प्रभावी, इसके बावजूद वो शराब का सेवन कर रहे हैं। पिछले दिनों भी पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने हाई प्रोफाइल लोगों को पकड़ा था, जिसमें एक बैंक के ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार किए गए थे। एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी कार्रवाई होने के बावजूद पटना में शराब अब भी मिल रही है और अभी लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।